हेलो एवरीवन। दो कंपनीज पे डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में, वी टू रिटेल एंड मनोरमा इंडस्ट्रीज। दोनों के Q1 के रिजल्ट कैसे रहे, नंबर्स कैसे हैं एंड कौन कौन में मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री रही, दोनों में कैसा आउटलुक, कैसी अपॉर्चुनिटी लगती है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले V2 के रिजल्ट के साथ में। रेवेन्यू कंपनी का 58% ग्रो किया Q1 के अंदर। गाइडेंस था इनका मिनिमम 50%, तो गाइडेंस से इन्होंने काफ़ी अच्छा किया टॉप लाइन ग्रोथ में। ग्रॉस प्रॉफिट ग्रो किया है 53% से, यानी कि ग्रॉस मार्जिन पे थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ा है वाई लेवल पे। इबिड्डा की ग्रोथ है 60%, यानी इबिड्डा मार्जिन आपके थोड़े से इंप्रूव हुए हैं। और पैट अगर हम देखें तो उसमें 70% का ग्रोथ है, यानी कि ओवरऑल ऑपरेटिंग लेवरेज भी अच्छा मिला है कंपनी को। देन इनका जो एसएसजी है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा नॉइज़ है मीडिया में, आप देखोगे 7.5% का एसएसजी है, लेकिन एक दो साल पहले तक का भी अगर आप मैनेजमेंट का गाइडेंस देखोगे एसएसजी को लेकर के, तो वो 8 से 10% का ही गाइडेंस देते थे। हाँ, उस टाइम पे एसएसजी आता जरूर था 20%, 25%, किसी क्वार्टर में तो शायद 30% प्लस का भी एसएसजी आया है। बट वो वाला टाइम था जब इन्होंने स्टोर एक्सपेंशन जस्ट स्टार्ट किया था, स्टोर का बेस छोटा था। तो ऑब्वियसली कोई भी रिटेल कंपनी उस टाइम पे छोटे बेस के ऊपर 20-30% का एसएसजी दिखा सकती है। लेकिन मुझे ये जज करना है कि मैनेजमेंट ने तब क्या गाइडेंस दिया, अभी क्या गाइडेंस दिया। तो मैनेजमेंट अपने पार्ट पे कंसिस्टेंट है। तब भी वो 8 से 10% का एसएसजी गाइड करते थे, अभी भी गाइडेंस उनका 8 से 10% का ही है। अब ये जो 7.5% का है, ये ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस कर दिया इन्होंने अपने गाइडेंस से। 8% का गाइडेंस है, 7.5% इन्होंने डिलीवर करा है, मतलब हार्डली 50 बेसिस पॉइंट का आप बोल सकते हो गाइडेंस मिस है। और वो भी ये फर्स्ट क्वार्टर ही है, अभी पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं हुआ। तो उसके बेसिस पे ज़्यादा इतना मतलब इसको लेकर के ज़्यादा परेशान होने का कोई पॉइंट बनता नहीं है। एसएसजी ओवरऑल गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही चल रहा है कंपनी का। फिर वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इनके बिजनेस में, 56% की ग्रोथ है वॉल्यूम में। देन इनका ये जो एवरेज आपका बिल वैल्यू हो गया, उसमें भी थोड़ी बहुत ग्रोथ है, 901 से 941 हुआ है। यानी टोटल जो आपका आपके कस्टमर जो टोटल परचेज करते हैं, टिकट साइज हो गया बेसिकली, उसमें थोड़ा सा हमको ग्रोथ देखने को मिला है। एवरेज सेलिंग प्राइस भी कंपनी की बढ़ी है, 303 से 308। एमआरपी सेल्स आप वाई वाई कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा नीचे गया है, 92% था लास्ट ईयर Q1 में, अभी ये 90% पे आ गया, 2% का इसमें डिक्लाइन है। फिर स्टोर एक्सपेंशन तो बहुत अच्छा है ही, 57 स्टोर्स इन्होंने ओपन करे Q1 में, और 381 स्टोर्स थे, प्लस जब तक कॉन कॉल हुआ तो 400 स्टोर्स कंपनी क्रॉस कर चुकी थी अपना। सेल्स पर स्क्वायर फीट, ये जरूर वो मैट्रिक है जो हम पिछले 3 या 4 क्वार्टर से देख रहे हैं कि लगातार कंपनी का नीचे जा रहा है। इस क्वार्टर में भी आप देखो वाई वाई 960 से 886 के अराउंड आया है। इवन Q1 Q भी सेल्स पर स्क्वायर फीट कंपनी का नीचे होते जा रहा है। और यहाँ पे मतलब जरूर मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि शायद Q3 या Q2 के कॉन कॉल में इनकी मैनेजमेंट ने बोला था कि FY27 में हमारा जो कंपनी लेवल का सेल्स पर स्क्वायर फीट है वो 1000 रुपीज क्रॉस कर देगा। और लास्ट कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने वो गाइडेंस एक तरीके से मतलब बंद कर दिया। सिंपली उनका कहना है कि अभी स्टोर एक्सपेंशन पे हमारा ज़्यादा फोकस है, तो जब तक स्टोर एक्सपेंशन इतना फास्ट होगा तो जो कंपनी लेवल का सेल्स पर स्क्वायर फीट है वो 1000 रुपीज़ के आसपास नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत उस पर प्रेशर ही रहेगा। तो वो चीज़ है। फिर कंपनी के ओवरऑल वर्किंग कैपिटल अगर हम देखें तो ये एक और चैलेंज चल रहा है V2 के साथ में। इन्वेंट्री डेज आप देखोगे ऑलमोस्ट 140 के आसपास हो गया। ये नॉर्मली पहले 110 डेज के बीच में होता था। और इसकी वजह से आप इनका FY26 का कैश फ्लो भी देखोगे तो वो भी नेगेटिव है, जो पोस्ट मैंने किया था इनके Q4 रिजल्ट के बाद में। कि रिजल्ट बाकी तो ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी, लेकिन कैश फ्लो नेगेटिव होना एक रिटेल कंपनी के लिए अच्छा नहीं है ऑब्वियसली। क्यों किया इन्होंने, तो क्योंकि जो स्टोर एक्सपेंशन का टारगेट है इनका FY27 का, वो बहुत एग्रेसिव है। 170 से 200 स्टोर्स ये टारगेट कर रहे हैं इस साल ओपन करने का। एंड उसके लिए क्योंकि ये वॉर वगैरह जो चल रहा है, जो आपका सप्लाई चेन का प्रॉब्लम है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी को लेकर के काफ़ी अनसर्टेनिटी है, तो वैसा कोई सिचुएशन ना हो कि इनके स्टोर के अंदर कोई भी स्टॉक आउट सिचुएशन हो, तो कंपनी ने एडवांस में इन्वेंट्री अपनी बिल्ड करके रखी है, जिसकी वजह से कैश फ्लो इनका नेगेटिव हुआ था। इसके साथ में कंपनी क्या कर रही है, वेंडर्स को भी काफ़ी जल्दी पैसा दे रही है। पहले ये 60 से 65 डेज में देते थे, अभी करंटली कंपनी 45 से 50 डेज के अंदर पे कर रही है अपने वेंडर्स को। Q1 में हालांकि ये बढ़ा है, 60-65 डेज बढ़ा है, लेकिन ओवरऑल अगर आप एनुअल बेसिस पे देखो या ट्रेलिंग 12 मंथ के बेसिस पे देखो तो वही मॉडल अभी भी इन्होंने कंटिन्यू रखा है। और इसकी वजह से क्या हुआ, इन्वेंट्री डेज बढ़ गया। आपका ये जो क्रेडिटर डेज है ये आपने कम कर दिया, तो आपका जो नेट वर्किंग कैपिटल डेज है जो 45-50 होता था, वो अब 75 से 80 के बीच में आ गया। देन मार्जिन्स वगैरह अगर हम देखें इनके, तो पोस्ट इंडेक्स ये नंबर है कंपनी का। तो एक तो ग्रॉस मार्जिन ऑब्वियसली जैसे हमने डिस्कस किया 29.5 से 28.6% आ गया, लगभग 100 बेसिस पॉइंट का फॉल है ग्रॉस मार्जिन के अंदर। इबिटा मार्जिन पोस्ट इंडेक्स में मुझे दिखेगा 20 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है, 13.8 से 14%, जिसकी वजह से इबिटा 60% से ग्रो किया है कंपनी का। लेकिन पैट में ये जो 70% का ग्रोथ है ना, इसमें टैक्स का एडवांटेज भी है।
अभी लास्ट ईयर Q1 में इनका शायद ये 24 या 25% का टैक्स था, इस क्वार्टर में 18-19% का टैक्स है, तो 6 to 7% का टैक्स एक्सपेंस कम आया है Q1 के अंदर, जिसकी वजह से पैट ग्रोथ 70% है। अगर उसको आप एक्सक्लूड कर दो और सिर्फ पीबीटी लेवल पे देखो तो 55% का ग्रोथ है। यानी कि ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है फिर भी, क्योंकि 50 नहीं, ऑपरेटिंग लेवरेज भी कहाँ मिला है, टॉप लाइन ग्रोथ आपकी 58% है और पीबीटी आपका 55% पे ग्रो करा है, तो मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला एक्चुअली में कंपनी को। हाँ, EBITDA जो ग्रोथ मुझे दिख रहा है 60% का, वो भी मेनली पोस्ट इंडेस के बेसिस पे दिख रहा है। अगर आप इसको प्री इंडेस के बेसिस पे देखो तो कंपनी का EBITDA एक्चुअली गिरा है। लास्ट ईयर 8.3% का EBITDA मार्जिन था, अभी कितना आया, 8% के आसपास आया। क्या डिफरेंस होता है प्री इंडेस पोस्ट इंडेस में, तो पोस्ट इंडेस में आपका EBITDA थोड़ा सा मतलब इन्फ्लेटेड लगता है, क्योंकि उसमें वो जो रेंटल आपका एक्सपेंस होता है उसको आप डेप्रिसिएशन में ऐड कर देते हो, इंटरेस्ट कॉस्ट में ऐड कर देते हो, जो बिलो EBITDA लाइन आइटम होती है। इसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये जो रिटेल कंपनीज होती है, इनका बहुत अच्छा दिखता है, चाहे आप ये V2 रिटेल का देखो या विशाल मेगा मार्ट का देखो, वी मार्ट का देखो, किसी का भी देखो, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो सही पिक्चर नहीं दिखाता पोस्ट इंडेस जब हम नंबर देखते हैं। प्री इंडेस में हमको एक्चुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है वो पता चलता है। तो अगर आप वो देखोगे प्री इंडेस बेसिस पे, तो EBITDA मार्जिन कंपनी के नीचे हुए हैं, 8.3 से 8% के आसपास आया, 30 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन है। और पैट में यहाँ पे भी सेम स्टोरी है कि टैक्स का एडवांटेज है, अदरवाइज आप पीबीटी लेवल पे देखो तो 53% का ग्रोथ है ओवरऑल। तो ये है नंबर्स V2 रिटेल के। मतलब अगर मैं ग्रोथ की बात करूं, टॉप लाइन ग्रोथ की, तो वहां पे इन्होंने अच्छा किया है, गाइडेंस से अच्छा परफॉर्मेंस है कंपनी का। स्टोर एक्सपेंशन भी बिल्कुल ऑन ट्रैक है, जो 170 से 200 स्टोर का इनका गाइडेंस है। बट प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी वीक हुई है, ये हम बोल सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा नीचे गया है। और अगर मैं प्री इंडेस EBITDA देखूं तो उस पर भी 20 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन देखने को मिलता है। ऑपरेटिंग लेवरेज एक्चुअली में नहीं मिला है, वो टैक्स एक्सपेंस की वजह से मेरे को पैट ग्रोथ इनका 70% दिख रहा है, उसको अगर मैं एक्सक्लूड करूं तो 53 से 55% का पैट ग्रोथ है कंपनी का। सो ये है नंबर्स ओवरऑल। अब कॉन कॉल में क्या मैनेजमेंट ने ओवरऑल कमेंट्री दी है, क्या इनका गाइडेंस है, तो एक तो स्टोर एक्सपेंशन का जो उनका टारगेट था वो उन्होंने मेंटेन रखा है, 170 से 200 स्टोर्स कंपनी ओपन करेगी पूरे साल में, और बिल्कुल ऑन ट्रैक है। अब इसमें एक जो उनको चैलेंज आ सकता है वो है कि कंपनी इसको फंड कैसे करेगी इस ग्रोथ को, क्योंकि एक तो जो स्टोर ओपन करने की जो कॉस्ट है पर स्टोर, वो कंपनी का बढ़ गया है। पहले एक स्टोर का जो कैपेक्स था वो 1.1 से 1.2 CR होता था, अभी क्योंकि ये आपका वॉर वगैरह की वजह से जो भी आपके रॉ मटेरियल हैं उसके प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो जो फिट आउट का कॉस्ट होता है स्टोर फिट आउट का, वो 1.2 से 1.3 CR तक चला गया। यानी पहले एक स्टोर अगर मैं ओपन करता था वो 2.2 CR के अंडर हो जाता था, अभी वो लगभग 2.5 CR तक चला गया है। तो यानी पर स्टोर ओपनिंग की जो मेरी कॉस्ट है, एक तो वो बढ़ गई है। दूसरा, इसके साथ में कंपनी ने लास्ट ईयर जो इतना एग्रेसिव एक्सपेंशन किया था, लगभग 130 के आसपास इन्होंने स्टोर्स ओपन करे थे लास्ट ईयर FY26 में, तो वो तो इन्होंने किया था पूरा QIP से, जो 500 करोड़ का QIP इन्होंने किया, उससे उसको पूरा इन्होंने यूटिलाइज किया अपनी फंडिंग के लिए, स्टोर एक्सपेंशन के लिए। बट अभी कंपनी के बैलेंस शीट पे आप देखोगे तो कैश इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। प्लस दूसरी तरफ से क्या हो रहा है कि आपके कैश फ्लो पे भी प्रेशर है, क्योंकि आधा से ज़्यादा कैश आपका इन्वेंट्री में फंसा हुआ है, लगभग 500-600 करोड़ की जो इन्होंने एक्स्ट्रा इन्वेंट्री बिल्ड करी थी FY26 के एंड में, वो अभी तक क्लीन हुई नहीं है। दूसरी तरफ जो वेंडर को आप पहले पैसा देते थे 60-65 डेज पे, वो अब आप दे रहे हो 45-50 डेज के अंदर, तो कैश आउटफ्लो आपके बिजनेस से अब फास्ट हो गया पहले के कंपैरिजन में। और दूसरी तरफ आपने अपना स्टोर एक्सपेंशन का रेट भी बढ़ा दिया है, यानी जो एक्चुअली में कैश आपको चाहिए बिजनेस के लिए वो काफी ज्यादा है। तो इन्होंने कैसे बोला है, मतलब इनका गाइडेंस क्या है कि QIP तो अभी हम नहीं करेंगे, QIP के लिए इन्होंने डिनाई किया है इस कॉन कॉल के अंदर। तो दो तीन तरीके से ये फंड करने को देख रहे हैं। पहला तो ऑब्वियसली जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनेगा आपका क्वार्टरली बेसिस पे, उसको कंपनी यूज करेगी स्टोर एक्सपेंशन के लिए। इसके अलावा कंपनी का कहना है कि जो वेंडर पेमेंट अभी हम 45-50 डेज में दे रहे हैं, अगर कल को चल के हमको लगेगा कि स्टोर एक्सपेंशन के लिए हमको एक्स्ट्रा कैश चाहिए, जो कि होगा ही ऑब्वियसली, तो कंपनी इसको वापस से पुराने लेवल पे ले जाएगी 60 से 65 डेज पे। तो जब भी आप वेंडर पेमेंट डेज बढ़ाओगे तो लगभग 150 से 200 करोड़ के अराउंड इन्होंने बोला एक्स्ट्रा कैश हमारा रिलीज हो जाएगा, तो उसको भी कंपनी यूज करेगी स्टोर एक्सपेंशन के लिए। तीसरा, इसके साथ में कंपनी डेट लेगी। डेट वैसे भी इनके बैलेंस शीट पे अभी है नहीं, क्योंकि QIP से जो थोड़ा बहुत 70-80 करोड़ का डेट था वो रीपे इन्होंने कर दिया है, तो स्कोप है डेट ये बढ़ा सकते हैं। तो ये तीन तरीकों से कंपनी स्टोर एक्सपेंशन टारगेट कर रही है। पहला हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इंटरनल अक्रूवल। दूसरा है वर्किंग कैपिटल में इंप्रूवमेंट, यानी कि क्रेडिटर डेज जो है उसको कंपनी वापस से पुराने वाले लेवल पे लेके जाएगी, 150 से 200 करोड़ का कैश वहां से आएगा। और तीसरा है डेट, कंपनी लोन लेगी और उससे अपना स्टोर एक्सपेंशन करेगी। तो इस साल का 170-200 स्टोर कंपनी इस तरीके से टारगेट कर रही है।
फिर जो ग्रोथ का गाइडेंस है वो तो सेम ही है, 50% मिनिमम ग्रोथ कंपनी इस साल टारगेट कर रही है, प्लस नेक्स्ट 2 से 3 इयर्स के लिए भी जो उनका गाइडेंस रहता है कि 50% का कैगर हम टारगेट कर रहे हैं अगले 2-3 साल में। कैसे होगा? ऑब्वियसली वॉल्यूम ग्रोथ, ज़्यादा नंबर ऑफ स्टोर्स आप ऐड करते जाओगे तो उसके बेसिस पे कंपनी ग्रोथ को मतलब टारगेट कर रही है। फिर अगर आप इनका ये मार्जिन वाला पॉइंट देखोगे, मतलब मार्जिन का क्या स्कोप है, तो नियर टर्म में मार्जिन इंप्रूवमेंट का ज़्यादा स्कोप नहीं है। जैसे हमने इस क्वार्टर में भी देखा, EBITDA के ऊपर प्रेशर है। अब ये क्योंकि कंपनी ने इतने ज़्यादा स्टोर्स ऐड करे हैं, तो जो उनके मैच्योर स्टोर्स हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ रही है। उनका तो शायद सेल्स पर स्क्वायर फीट जो है कंपनी का 1200 किसी-किसी का क्रॉस कर चुका है। लेकिन क्योंकि आपके जो टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स हैं, उनमें नॉन मैच्योर स्टोर्स, मतलब जो लास्ट 1 या डेढ़ साल के अंदर इन्होंने ऐड करे हैं, उनकी क्वांटिटी बढ़ गई है। लगभग 400 में 250-260 स्टोर्स ऐसे हैं कंपनी के जो मैच्योर अभी नहीं हुए हैं, और उनका EBITDA ओवरऑल बहुत कम होता है पुराने स्टोर्स के कंपैरिजन में। तो वो कंपनी के EBITDA को ड्रैग कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनके मार्जिन्स के ऊपर प्रेशर है। एंड कंपनी ने वही बोला कि FY 29 तक भी अगर हमारा ये एक्सपेंशन रेट रहा, मतलब एनुअल बेसिस पे हम 40 से 50% पे एक्सपैंड करते रहे, तो ऑपरेटिंग लेवरेज मिलना मुश्किल होगा, यानी कि मार्जिन इंप्रूव होना मुश्किल होगा। हालांकि ग्रॉस मार्जिन जो इनका इस क्वार्टर में गिरा है, ये सीजनल एक तरीके से आप बोल सकते हो, क्योंकि Q1 में अधिक मास था, लगभग 1 मंथ का वो टाइम होता है, तो कई सारे जो आपकी वेडिंग डेट्स होते हैं वो पोस्टपोन हो गए Q2 एंड Q3 के अंदर। तो वो वाला बिजनेस आएगा सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर में, एंड उसकी वजह से उस पूरे 1 मंथ के पीरियड में, ताकि आपका फुटफॉल अच्छा रहे, कस्टमर और आते रहे, तो कंपनी ने थोड़ा सा डिस्काउंट भी दिया इस वाले क्वार्टर के अंदर। इसी वजह से हमने देखा वो जो MRP सेल्स है इनका, वो 92 से 90% चला गया। थोड़ा डिस्काउंटिंग आपने दिया, तो इनका ग्रॉस मार्जिन उसकी वजह से थोड़ा सा कम हो गया, 28% पे आ गया। बट मैनेजमेंट ने वो गाइडेंस दिया है कि आने वाले क्वार्टर्स में वापस से अपने पुराने लेवल पे आ जाएगा, 29 से 30% का। तो मार्जिन का गाइडेंस मतलब एक तरीके से स्टेबल है, जितने अभी हैं उतने ही हैं, बट रेट ऑफ चेंज वहां पे पॉजिटिव नहीं है। मार्जिन यहां से हम इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इनफैक्ट प्रेशर जरूर रह सकता है, क्योंकि एक और चीज है, जैसे अभी आपके ये फैब्रिक यान वगैरह के प्राइसेस आप देखोगे, ये काफी बढ़ गए हैं, 7 से 10% ओवरऑल रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ गए हैं इस इंडस्ट्री के लिए। तो उसमें V2 का क्लियरली कहना है कि हम 4 से 5% का प्राइस हाइक करेंगे। कब आएगा ये? Q3 के अंदर, यानी कि H2 में, क्योंकि Q2 तक का इन्होंने पूरा ऑर्डर पहले एडवांस में देके रखा था, बट इंक्रीमेंटल जो अब कंपनी फ्रेश ऑर्डर्स दे रही है उसमें 4 से 5% का प्राइस हाइक कंपनी करेगी Q3 के अंदर। तो इनका कहना है कि हिस्टोरिकली जब भी हमने प्राइस हाइक किया है, टेम्पररी मतलब शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा वॉल्यूम इंपैक्ट होता है, क्योंकि मतलब ऐसे कस्टमर्स को आप टारगेट करते हो जिनके लिए ये 4-5% काफी ज्यादा बन जाता है नियर टर्म में, तो थोड़ा सा वॉल्यूम इंपैक्ट आता है। लेकिन क्योंकि हम प्राइसेस बढ़ा देंगे तो सेम प्रोडक्ट में मेरा वैल्यू बढ़ जाएगा, वॉल्यूम नीचे जाएगा बट वैल्यू क्योंकि बढ़ जाएगा, तो ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी कह रही है 50% के अराउंड आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे इनका जो कॉम्पिटिटर है वी मार्ट, उसको अगर आप सुनोगे तो उनकी मैनेजमेंट 3 तरीके से ये पूरा जो इन्फ्लेशन है उसको मैनेज कर रहे हैं। पहला तो ऑब्वियसली प्राइस हाइक वो भी कर रहे हैं, 3 से 5% का उन्होंने उन्होंने बोला है कि हम प्राइस हाइक करेंगे, मतलब रेंज एक थोड़ी-सी उन्होंने कम कर दी है V2 के कंपैरिजन में। दूसरा वो कंपनी कह रही है कि हम 50 बेसिस पॉइंट से 100 बेसिस पॉइंट का मार्जिन पे हिट लेंगे, ग्रॉस मार्जिन पे हिट आएगा हमारा 50 बेसिस पॉइंट से 100 बेसिस पॉइंट, क्योंकि सारा का सारा हम पास ऑन नहीं कर सकते कस्टमर्स को, वरना फिर डिमांड जो है वो इम्पैक्ट हो सकती है, क्योंकि कस्टमर सेगमेंट उस तरीके का है दोनों कंपनीज का। और तीसरा वो कह रहे हैं कि हम बिजनेस के अंदर एफिशिएंसी बिल्ड करेंगे, यानी वेंडर के साथ में नेगोशिएशन करेंगे, कुछ हो सकता है दूसरे वेंडर्स के साथ में हम जाएं, उस तरीके की चीजें करके ओवरऑल हम कोशिश करेंगे कि मार्जिन पे नेट इंपैक्ट कम पड़े। तो वी मार्ट का अप्रोच थोड़ा सा अलग है। V2 क्लियरली बोला है कि 4 से 5% का प्राइस हाइक करेंगे, और ग्रॉस मार्जिन हमारा जो 29 से 30% का रहता है, FY 26 में भी था, इस साल भी उतना ही रहेगा, उससे नीचे नहीं जाने देंगे। बट V2 के लिए इसमें एक एडिशनल चैलेंज क्या है कि अभी ये जो मॉडल ऑपरेट करते हैं, जैसे वेंडर को जो ये एडवांस में पैसा दे देते हैं, पहले 60-65 डेज में देते थे, अभी 40-45-50 डेज के अंदर दे रहे हैं, उससे इनको वेंडर से डिस्काउंट मिलता है, और वो डिस्काउंट ये पास ऑन करते हैं अभी कस्टमर्स को, जिसकी वजह से, क्योंकि कंपनी इतना एग्रेसिव स्टोर एक्सपेंशन कर रही है और इनका मेन टारगेट यही है कि मार्केट शेयर हम गेन करें फटाफट से, नेक्स्ट 2-3 इयर्स के अंदर एक बड़े प्लेयर बन जाए, ओवरऑल बेस हमारा बढ़ जाए। तो वही आप देखो ना, 1-2 साल पहले इनके शायद 200 के आसपास स्टोर से, अभी 400 क्रॉस कर दिया इन्होंने। तो वो कैसे कर पा रहे हैं, मतलब कस्टमर कैसे आ पा रहा है इनके पास में, क्योंकि थोड़ा सा प्राइस कंपनी एडवांटेज देती है कस्टमर को, क्योंकि वेंडर से इनको डिस्काउंट मिलता है। अब अगर आगे चल के, क्योंकि आपको स्टोर एक्सपेंशन करना है, ग्रोथ को फंड करना है, सो वहां पे आप अगर वेंडर पेमेंट डेज अपना पुराने वाले टाइम पे लेके जाओगे, 60 से 65 डेज का, तो ऑब्वियसली जो आपको अभी डिस्काउंट मिलता है वो नहीं मिलेगा। तो यानी कि आगे जो आप पास ऑन कर रहे हो कस्टमर को, जो अभी डिस्काउंट दे रहे हो, एक्स्ट्रा डिस्काउंट बाकी पेयर्स के कंपैरिजन में, वो आप नहीं दे पाओगे, वो आपको कट करना पड़ेगा। उसके ऊपर से 4 से 5% का एडिशनल प्राइस हाइक जो कंपनी ने बोला है, जो Q3 से आएगा,
वो भी मतलब वो भी एब्जॉर्व करना पड़ेगा इनके कस्टमर्स को, इनके टारगेट कस्टमर्स को। तो V2 के लिए मतलब ऐसा नहीं है कि आगे चीज़ें कुछ खराब हो जाएँगी, लेकिन ये चैलेंज है कि इसको ये 2 चीज़ें कंपनी कैसे मैनेज करेगी। क्योंकि ये वाला जो अभी आप डिस्काउंट दे रहे हो, ज जाओ जो वेंडर से आपको मिल रहा है, ये भी चला जाएगा, प्लस एडिशनली 4 से 5% का आप प्राइस हाइक करोगे। तो ये दोनों चीज़ें कैसे इनके कस्टमर्स एब्जॉर्ब करेंगे और उससे क्या रेवेन्यू पे इम्पैक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, प्लस मार्जिन्स को कंपनी कैसे मैनेज कर पाती है, ये चीज़ देखनी पड़ेगी। ये आने वाले क्वार्टर्स के अंदर इस पे क्लैरिटी मिलेगा हमको। Q2 शायद इतना अच्छा ना रहे V2 के लिए भी और बाकी प्लेयर्स के लिए भी, क्योंकि लास्ट ईयर आपको याद होगा जो दुर्गा पूजा है वो सितंबर में था, इस बार वो शिफ्ट हो गया अक्टूबर में, यानी कि वो Q3 में है। तो बेस इफेक्ट की वजह से शायद Q2 के नंबर्स इतने अच्छे ना हो, बट फुल ईयर बेसिस पे रेवेन्यू ग्रोथ में तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लगता। 50% के अराउंड तो कंपनी ग्रो कर सकती है, क्योंकि स्टोर एक्सपेंशन का मतलब अभी ऑलरेडी 60 प्लस स्टोर्स कंपनी ने ओपन कर दिए हैं। तो नए स्टोर्स आप ऐड करोगे तो टॉप लाइन तो ग्रो कर जाएगी, बट मार्जिन उसको कैसे कंपनी कंट्रोल करेगी एंड आगे उसका मतलब स्टोर एक्सपेंशन आप फंड कैसे करोगे, वो दोनों चीजें मैंने मेन मॉनिटर करनी है V2 के साथ में। तो यही है ओवरऑल स्टोरी इनका, जो हम पिछले 1-2 क्वार्टर से डिस्कस कर रहे हैं कि पूरे फैशन रिटेल स्पेस में देखूं तो ऑब्वियसली V2 अच्छा बेट है बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में, लेकिन रेट ऑफ चेंज इस बिजनेस में अभी पिछले 3-4 क्वार्टर से पॉजिटिव नहीं है। मतलब टॉप लाइन ग्रोथ तो है, लेकिन वर्किंग कैपिटल बहुत बढ़ गया है, और ये जो प्राइस हाइक की वजह से इनके मार्जिन पे भी प्रेशर है। प्लस FY29 में भी जो कंपनी ने बोला कि ऑपरेटिंग लिवरेज मिलना मुश्किल है अगर हमारा एक्सपेंशन रेट इस तरीके का रहता है तो ये सारी चीजें ट्रैक करनी है। मतलब V2 को लेकर के अभी भी फैशन रिटेल स्पेस में तो मेरे पास यही एक बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन ओवरऑल जो मेरा व्यू है वो अभी कॉशियस ही रहेगा। मैं देखूंगा आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी कैसे इन सारी चीजों को हैंडल करती है। बाकी वैल्यूएशन का कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि अगर मरे से मरा 210 करोड़ का भी पैट करते हैं तो भी इनका फॉरवर्ड पी जो है वो 30s में आ जाता है, तो वैल्यूएशन का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका वर्किंग कैपिटल इंप्रूव होता है नहीं होता है, ग्रोथ फंड करने के लिए अभी तो आपने मना किया क्यूआईपी आप नहीं करोगे, बट अगर आगे चल के चीजें सही नहीं रही तो स्टोर एक्सपेंशन या तो इनको कट करना पड़ेगा या फिर कंपनी को क्यूआईपी करना पड़ेगा। और अगर आप वो नहीं भी करते हो तो डेट आपको बहुत बढ़ाना पड़ेगा, तो अगर आप डेट बढ़ाओगे तो इंटरेस्ट कॉस्ट आपका बढ़ जाएगा। तो ये 2-3 चीजें हैं जो V2 के साथ में चल रही है, वही देखते हैं आने वाले क्वार्टर्स में कैसे ये चीजें प्ले आउट होती है। तो ये था डिस्कशन V2 के ऊपर। नेक्स्ट अब बात करते हैं मनोरमा इंडस्ट्रीज पे, इनके कैसे Q3 के Q1 के नंबर्स आए हैं। सो मनोरमा का टॉप लाइन ऑलमोस्ट 40% पे ग्रो किया है वाई लेवल पे। इनका भी गाइडेंस जो था वो 25 से 30% का था वॉल्यूम टर्म्स में, तो ओवरऑल गाइडेंस को इन्होंने आउट परफॉर्म किया है। फिर इबिटा की ग्रोथ बहुत अच्छी है 42%। इबिटा मार्जिन भी कंपनी के एक्सपैंड हुए हैं 25.8 से 26.3%, मतलब कि 50 बेसिस पॉइंट का मार्जिन एक्सपेंशन है। पैट में 68% की ग्रोथ है, यानी ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत सॉलिड मिला है मनोरमा को। पैट मार्जिन भी कंपनी के एक्सपैंड कर गए हैं। और बाकी मार्जिन वगैरह अगर हम देखें तो ग्रॉस मार्जिन तो मतलब इनका वॉलेटाइल रहता है, कंपनी रेंज देती है 45 से 50%, तो उसी रेंज में रहता है। किसी क्वार्टर में 50% चला जाता है, किसी क्वार्टर में 45% आता है। मेन जो इनका देखना होता है, जो मैनेजमेंट भी गाइड करता है, वो है इबिटा मार्जिन के ऊपर, एंड उसमें इंप्रूवमेंट है वाई भी, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी काफी अच्छी इंप्रूवमेंट है। और पैट में भी आप देखोगे तो कोई ऐसा वन ऑफ नहीं है, एक्चुअली में ऑपरेटिंग लिवरेज मिला है कंपनी को, और ओवरऑल पैट ग्रोथ कंपनी की काफी अच्छी आई है। सो मनोरमा के नंबर्स अगर हम देखें तो एक तरीके से हर एक मैट्रिक में इन्होंने गाइडेंस आउट परफॉर्म ही किया है। अब इनका पूरे साल का क्या रेवेन्यू वगैरह गाइडेंस है, तो वैसे तो इन्होंने रेवेन्यू गाइडेंस देना बंद कर दिया। अब कंपनी अब यूटिलाइजेशन का गाइडेंस देती है। तो 85 से 90% का इन्होंने यूटिलाइजेशन बोला है इस पीपीटी में अगर आप देखोगे, बट कॉन कॉल में, ये वाले कॉन कॉल में प्लस लास्ट क्वार्टर का जो इनका कॉन कॉल था, उसमें दोनों में इन्होंने 80 से 85% का यूटिलाइजेशन बोला है। तो बेसिकली मैनेजमेंट बोल के रहा है कि जो इंटरनल टारगेट है हमारा वो 85 टू 90% यूटिलाइजेशन का है, बट मार्केट को, शेयर होल्डर्स को जो हमारा गाइडेंस है वो 80 से 85% का है। और इनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ही है, मैनेजमेंट जो है वो काफी कंजर्वेटिव है अपने गाइडेंस को लेकर के। अगर आपको याद होगा, मतलब लास्ट लास्ट ईयर का जो स्टार्टिंग क्वार्टर्स थे या FY25 के जो लेट क्वार्टर्स थे, Q3 Q4 ऑफ FY25, उस टाइम पे कंपनी का ये जो CBE वाला प्रोडक्ट है प्लस जो बाकी के जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, उनका मिक्स ओवरऑल रेवेन्यू में बढ़ रहा था। इन्होंने कॉन कॉल में भी यही बोला था कि आगे चलकर इनका रेवेन्यू मिक्स बढ़ेगा, मतलब 40-50% से 60% तक जाएगा। तो डायरेक्शनली क्या होता है कि जब भी किसी बिजनेस का प्रोडक्ट मिक्स चेंज होता है, यानी हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट का रेवेन्यू बढ़ता है, तो ऑटोमेटिकली आपके मार्जिन बढ़ेंगे। लेकिन मैनेजमेंट कॉन कॉल में वो गाइडेंस नहीं देता था इनको। जब भी इबिटा मार्जिन पे पूछा जाता था तो मैनेजमेंट बोलता था मार्जिन हम सस्टेन करने को देखेंगे 23-24% के रेंज में। बट उसके बाद आप देखोगे तो इबिटा मार्जिन कंपनी के 26-27 इवन 28% तक गए किसी किसी क्वार्टर के अंदर।
अंदर। तो ये क्या दिखाता है कि मैनेजमेंट का नेचर ही ऐसा है, मतलब जो भी अच्छी चीज होने वाली होती है बिजनेस के अंदर उसको ये पहले से एडवांस में बताते नहीं है, थोड़ा सा कंजर्वेटिव नेचर है जो कि अच्छा है। तो एक्चुअली में 85 टू 90% यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, बट मुझे अगर अज्यूम करना हो तो मैं 80 से 85% का करूंगा। और अगर 80-85% भी इनका यूटिलाइजेशन रहता है तो भी थोड़ा बहुत वैल्यू ग्रोथ भी आएगा, क्योंकि FY26 में भी इनका जो 70-71% जो रेवेन्यू है वो आपके हाई वैल्यू वाले प्रोडक्ट से आया था, वो CBE हो गया और जो बाकी आपके स्पेशलिटी फैट्स होते हैं उसका शेयर इन्होंने इस साल बोला था और बढ़ेगा, 6 to 10% के रेंज में बढ़ेगा। तो आपका जो 25 से 30% ग्रोथ है वो वॉल्यूम से आ जाएगा, कैपेसिटी एडिशन से, और बाकी का 5 से 10% का ग्रोथ आपका वैल्यू से आ सकता है। मतलब फुल ईयर बेसिस पे टॉप लाइन ग्रोथ कंपनी का 30% प्लस बहुत आराम से रह सकता है। Q1 में ही 40% कर दिया है। हालांकि पूरे साल का मैं 40% नहीं मान के चल सकता, क्योंकि लास्ट ईयर Q1 का बेस भी काफी लो था। शायद 240-50 करोड़ का रेवेन्यू था लास्ट ईयर Q1 में कंपनी का, और अभी आप देखोगे तो बेस बढ़ गया है, Q4 Q3 में कंपनी का बेस बढ़ गया था, तो इसलिए इतना अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। बट स्टिल 30-35% के रेंज में कंपनी फुल ईयर बेसिस पे आराम से ग्रो कर सकती है। मार्जिन्स के ऊपर इस क्वार्टर में इंप्रूव हुआ है, और वैसे भी अगर आप डायरेक्शनली देखो तो प्रोडक्ट मिक्स आपका क्योंकि चेंज हो रहा है थोड़ा बहुत आपका, और जो ये हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट है उसका रेवेन्यू मिक्स बढ़ेगा जो इन्होंने कॉन कॉल में गाइडेंस दिया था। तो वैसे तो मार्जिन्स बढ़ने चाहिए, लेकिन इन्होंने गाइडेंस वही सेम रखा है कि 25 से 27% के बीच में उसको हम मेंटेन करेंगे FY27 के अंदर। तो अगर अब मार्जिन आपका बढ़ता नहीं भी है, स्टिल आपका जो पैट है उसका ग्रोथ थोड़ा बहुत अच्छा ही होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज आपको मिलेगा। जो भी ये कंपनी कैपेक्स कर रही है 460 करोड़ के अराउंड, वो सब नेक्स्ट ईयर आएगा। तो आपका डेप्रिसिएशन कॉस्ट या इंटरेस्ट कॉस्ट भी अभी बढ़ेगा नहीं, क्योंकि QIP भी आपने किया हुआ है, तो थोड़ा बहुत जो डेट था उसको रीपे कर दिया है। प्लस पूरी QIP मनी जब तक आपकी यूटिलाइज नहीं होती है, आप उसको FD वगैरह लिक्विड फंड्स में पार्क करते हो, तो वहां से आपको इंटरेस्ट इनकम भी आता है, तो अदर इनकम की ग्रोथ रन रेट भी बढ़ जाती है। तो ये सारे लीवर्स अगर आप ऐड करो तो FY27 का टॉप लाइन ग्रोथ का आउटलुक बहुत अच्छा बनता है। मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी का भी आउटलुक काफी कंपनी का काफी अच्छा बनता है। जो खेल इंटरेस्टिंग होगा मनोरमा के लिए वो FY28 के बाद में होगा। अब बीच में जो FY28 है वो थोड़ा सा एक चैलेंजिंग ईयर इस कंपनी के लिए हो सकता है P&L के टर्म्स में। मतलब बिजनेस के टर्म में आप देखो तो FY27 बहुत अच्छा है, FY29 ऑनवर्ड्स चीजें बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है अगर एग्जीक्यूशन सब कुछ ठीक रहा। बट FY28 थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ये जो 460-470 करोड़ का कैपेक्स कंपनी कर रही है, ये इन्होंने इस कॉन कॉल में बताया कमर्शियलाइज होगा हमारा Q3 ऑफ FY28 के अंदर, मतलब अगले साल के H2 के अंदर। और इस साल कंपनी एंड करेगी ऑलमोस्ट 80 से 85% की यूटिलाइजेशन पे। तो आपके पास अगले साल के लिए जो ग्रोथ की कैपेसिटी है वो ज्यादा अवेलेबल होगी नहीं, मतलब 100% तो आप लेके जा नहीं सकते। 80-85% को आप और ज्यादा बढ़ाओगे तो मे बी 10-15% का ग्रोथ यहां से आ जाएगा एग्जिस्टिंग कैपेसिटी से। थोड़ा बहुत आपका वैल्यू ग्रोथ अगर और इंक्रीज करती है कंपनी तो शायद 20% तक का ग्रोथ बनता है। मतलब आप बेस केस में लेके चलो तो FY28 का जो ग्रोथ आउटलुक बन रहा है अभी कंपनी का वो 20% के अराउंड बन रहा है। और साथ में प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रेशर होगा, क्योंकि वो 460-70 करोड़ का जो कैपेक्स है वो लाइव होगा Q3 में, तो आपका डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी बढ़ेगा। प्लस इस कॉन कॉल में इन्होंने बताया कि क्योंकि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी, एक तो वैसे ही बिजनेस मॉडल ऐसा है कि इन्वेंट्री में आपको ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, प्लस आप जो अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हो उससे आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और इंक्रीज होगी, तो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ेगा। वो भी इन्होंने बोला कि हम डेट को बढ़ाएंगे आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि QIP तो ऑलरेडी आप कर चुके हो। तो अगला जो स्कोप बचता है आपके पास में कि वर्किंग कैपिटल कैसे फंड करोगे वो होगा डेट के थ्रू। तो यानी कि इंटरेस्ट कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ सकता है FY28 में, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बढ़ेगा, तो पैट पे ओवरऑल थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है FY28 के अंदर। यानी कि टॉप लाइन की ग्रोथ थोड़ी सी मॉडरेट होगी, प्रॉफिटेबिलिटी पे थोड़ा सा प्रेशर होगा FY28 में ओवर FY27। लेकिन ये नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव क्यों नहीं है? क्योंकि ये टेम्पररी है। मेरा ओवरऑल जो बिजनेस का आगे का डायरेक्शन है उसको मैं अच्छा बना रहा हूं, इसीलिए शायद हो सकता है कि FY28 पे मुझे थोड़ा सा हिट लेना पड़े। बट FY29 ऑनवर्ड्स कंपनी की ओवरऑल स्टोरी चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये जो 460-470 करोड़ का कैपेक्स कर रही है कंपनी, मतलब ये 3 वे एक्सपेंशन कर रहे हैं एक तरीके से। एक तो जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है फ्रैक्शनेशन की उसको बढ़ा रहे हैं, मतलब जो कोकोआ बटर बनाने की जो इनकी कैपेसिटी है एग्जिस्टिंग उसको कंपनी इंक्रीज कर रही है। दूसरा एक ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि अभी फ्रैक्शनेशन में क्या होता है, आपके वो दो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, एक होता है स्टीरिन और एक होता है ऑलिन। स्टीरिन होता है आपका सॉलिड पार्ट जिससे आगे चल के आप CBE बनाते हो, कोकोआ बटर इक्विवेलेंट। जो लिक्विड पार्ट है ऑलिन, उसको कंपनी एक तरीके से लो वैल्यू पे सेल करती है, अभी उसमें मार्जिन ज्यादा आता नहीं है, उसकी कोई ज्यादा वैल्यू अभी है नहीं। अब कंपनी अगले साल जो इनकी ये नई कैपेसिटी आएगी जो कैपेक्स कर रहे हैं ये जो ऑल इन वाला पार्ट है
उसमें कुछ केमिकल प्रोसेसिंग करके एंजाइम्स वगैरह यूज करके उसको एक सीबीए टाइप बनाएगी, मतलब कोकोआ बटर अल्टरनेटिव एक बन जाएगा वो, मतलब लिक्विड से सॉलिड पार्ट में आप उसको कन्वर्ट करोगे और जो अभी वो लो वैल्यू में सेल होता है आगे चल के वो भी एक तरीके का हाई वैल्यू प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आपका मार्जिन एक्सपेंशन भी होगा, प्लस उसके साथ में एक और आप एडिशनल रेवेन्यू लाइन आइटम भी ऐड कर रहे हो, क्योंकि सीबीई तो चल ही रहा है, प्लस जो अभी तक मेरा ऑल इन एक तरीके से वेस्ट तो नहीं बट काफी लो मार्जिन पे मैं सेल करता था, उसमें मैं ये टेक्नोलॉजी यूज करके उसका सॉलिड पार्ट में कन्वर्ट करूंगा और वो हाई वैल्यू प्रोडक्ट हो जाएगा मेरे लिए। तो मेरे लिए एक रेवेन्यू लाइन आइटम भी ऐड होगी और वो मार्जिन एक्रेटिव होगा मेरे बिजनेस के लिए। तीसरा, इसके साथ में कंपनी क्या कर रही है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, जो क्या नाम है उसका, पुकानो फासो जो भी उसका नाम है, वहां पे इन्होंने लैंड वगैरह भी परचेज कर लिया है, तो वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है कंपनी। उसमें क्या होगा कि जो ये अभी सीड्स वगैरह इंपोर्ट करते हैं वेस्ट अफ्रीका से, वो सारा का सारा सीड आपका डायरेक्टली इंपोर्ट होता है, कोई वहां पे आपका फैक्ट्री या फैसिलिटी नहीं है, तो वेस्टेज एक तो आपकी ज्यादा होती है, प्लस आपका फ्रेट कॉस्ट भी ज्यादा लगता है, क्योंकि वो जो ईल्ड होता है, ईल्ड का मतलब क्या होगा कि टोटल सीड्स में से आप कितना ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हो, वो तो बहुत कम है, लेकिन आपको जो ये इंपोर्ट कॉस्ट देना पड़ता है, फ्रेट कॉस्ट जो आप पे करते हो, वो पूरे के पूरे सीड के ऊपर करते हो, उसके वेट के ऊपर करते हो। तो ये सारी चीज अगले साल से, मतलब अगले साल के H2 से बेसिकली ये कंपनी की इंप्रूव होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वहां पे इनकी लोकल फैसिलिटी आ रही है, कंपनी वहां पे प्रोक्योर अच्छे से कर पाएगी, सोर्सिंग और अच्छे से कर पाएगी, उसको स्टोर कर पाएगी, अपना एक तरीके का आपका वेयर हाउस आ जाएगा। प्लस जो इनिशियल स्टेज होता है, यानी उस ऑयल में सीड में से ऑयल एक्सट्रैक्ट करना, वो करने के बाद कंपनी उसको इंपोर्ट करेगी, तो आपका ईल्ड बढ़ जाएगा, यानी जो आपका फ्रेट कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, वेस्टेज आपकी ओवरऑल कम हो जाएगी। और शायद इन्होंने कॉन कॉल में बोला है कि एनुअली 40 करोड़ के आसपास जो है वो एडिशनल प्रॉफिट हमारा ऐड कर सकता है बॉटम लाइन के अंदर। मतलब ये वाली जो फैसिलिटी है ये रेवेन्यू नहीं ऐड करेगा, ये मेरे प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाएगा, क्योंकि बैकवर्ड इंटीग्रेशन से मैं मेरा जो सोर्सिंग एक तरीके से जो मेरी कैपेबिलिटी है उसको मैं स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं, तो वो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी को 40 to 50 करोड़ एनुअली ऐड कर सकता है। बट ये सब होगा FY29 ऑनवर्ड्स। FY28 में वही जो हमने डिस्कस किया है कि टॉप लाइन ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो सकती है एंड मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी पे थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है। आने वाले क्वार्टर्स में शायद हमको उस पर और क्लैरिटी मिले, बट FY29 ऑनवर्ड्स कंपनी की जो बिटा मार्जिन है, अगर सब कुछ अच्छे से एग्जीक्यूट होता है तो एक्चुअली में ये 30% की तरफ जा सकते हैं, और टॉप लाइन ग्रोथ तो ऑब्वियसली आपकी और एक्सेलरेट करेगी जैसे जैसे आपका यूटिलाइजेशन बढ़ेगा। तो ये है ओवरऑल मनोरमा इंडस्ट्री का, मतलब FY27 का आउटलुक अगर मैं देखूं तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, 30% प्लस का ग्रोथ आ सकता है, मार्जिन थोड़े बहुत एक्सपैंड हो सकते हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज तो मिलेगा, मतलब पैड ग्रोथ अगर आप पकड़ो तो बहुत आराम से 35 से 40% की रेंज में होता है पूरे साल का। यानी एनुअल पैड इनका 320 करोड़ तक हुआ, और फॉरवर्ड पी आपका 33-34 का होता है, तो पी रेटिंग का स्कोप तो है FY27 के अर्निंग के बेसिस पे। FY28 थोड़ा सा नंबर्स आपके मॉडरेट हो सकते हैं, बट वो अच्छा है, एक टेम्पररी इंपैक्ट है, क्योंकि उसके बाद का FY29 ऑनवर्ड जो कंपनी का आगे का प्लान है वो अगर सही से एग्जीक्यूट हुआ तो मार्जिन एक्सपेंशन भी है, ग्रोथ एक्सेलरेशन भी है, एंड ओवरऑल आपके रिटर्न रेशियोज भी अच्छे बनेंगे। प्लस आपका ये जो सोर्सिंग हब है वो भी तो डाइवर्सिफाई हो रहा है ना, क्योंकि ये जो ये ऑलिंग से जो ये बना रहे हैं, मतलब उसको जो प्रोसेस यूज करके जो कंपनी सीबी में उसको कन्वर्ट करेगी, उसमें सिर्फ ये जो सीड अभी ये यूज करते हैं, क्या है ये, साल सीड, मैंगो सीड, ये वाले जो सीड हैं इस पे डिपेंडेंसी नहीं है, मतलब आप वेजिटेबल जो आपके दूसरे सीड्स होते हैं, ऑयल होते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हो, प्लस आपका जो पाम ऑयल एक्सट्रैक्शन हो गया वो भी आप यूज कर सकते हो। तो आपका सोर्सिंग बेस भी डाइवर्सिफाई हो रहा है, रिस्क को भी आप एक तरीके से डाइवर्सिफाई कर रहे हो, मार्जिन एक्सपेंशन भी कर रहे हो, और रेवेन्यू लाइन आइटम भी ऐड कर रहे हो। तो ये ओवरऑल डील है मनोरमा इंडस्ट्रीज की। मतलब एक FY28 थोड़ा सा कंपनी के लिए चैलेंजिंग हो सकता है, बट अगर मैं नियर टर्म से लेकर के मीडियम टर्म का आउटलुक देखूं तो बहुत अच्छा लगता है कंपनी का। तो ये था डिस्कशन ओवरऑल दोनों कंपनीज के ऊपर। V2 थोड़ा सा कॉशियस है, देखना है आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी कैसा परफॉर्म करती है, एग्जीक्यूशन कैसा रहता है। मनोरमा का नियर टर्म बहुत अच्छा है, सिर्फ एक FY28 देखना है, आने वाले क्वार्टर्स में उस पर भी क्लैरिटी मिल जाएगा। बाकी FY29 ऑनवर्ड्स अभी के लिए आउटलुक काफी अच्छा लगता है कंपनी का। तो ये था डिस्कशन, बाकी जो और कंपनीज हैं उस पर डिस्कशन करते रहेंगे, आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।